Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, रीट शिक्षक भर्ती 2021 हेतु RBSC की पुस्तक से राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। जो टॉपिक राजस्थान की भर्ती जो रीट भर्ती है, इसमें नए टॉपिक जोड़े गए हैं, वो टॉपिक से ही मैं राजस्थान जीके के क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करता हूं साथियों कि कक्षा 10 की जो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति नाम से पुस्तक आती है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, ये पुस्तक का नाम है साथियों, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इस कक्षा 10 की पुस्तक को आप जरूर खरीद कर ले आवे। साथियों, ये RBSC माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ये पुस्तक है और ये पुस्तक आपको मार्केट में भी ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 रुपये में मिल जाएगी। तो उस पुस्तक को जरूर लेकर आए, उसमें सभी जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने अंदर से इस बुक से बनाए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चाहे लेवल 1 से हो आप, चाहे आप लेवल 2 से हो। तो चलिए देखते हैं मित्रों पहला क्वेश्चन। विस्तृत रूप से मैं आपको हर एक क्वेश्चन की व्याख्या बताने वाला हूँ। तो साथियों, इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, देखिए मैं पहले प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि NCERT और RBSC साइकोलॉजी की बुक से मैंने 100 क्वेश्चन अपलोड किए थे, पहले परसों अपलोड किए थे वो। अब अभी वापस सुबह 8 बजे आपके NCERT और RBSC की जो 11वीं 12वीं की साइकोलॉजी की किताबें हैं, उनसे वापस 100 नए क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। सुबह 8 बजे, बराबर 8 बजे आपकी वीडियो आ जाएगा। PDF वही मेरे टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो की भी डाल दूंगा और उस वीडियो की भी डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों इस टेस्ट को। मित्रों, आपके पहला क्वेश्चन आता है, 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने वर्तमान में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? मतलब जिसको हम वर्तमान में राजस्थान कहते हैं, इस राजस्थान के लिए 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने एक शब्द बताया था। वो शब्द बताइए। राजपुताना, राजस्थान, मरुकांतर और मरुवार। तो साथियों, राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो मित्रों, सबसे पहले सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ही थे जिन्होंने राजस्थान जो वर्तमान में कहते हैं, इसके लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। विकल्प नंबर 1 सही है। मरुकांतर जो ये शब्द है साथियों, इस मरुकांतर शब्द को मतलब जो जोधपुर है, इसको मरुवार कहा जाता था। मरुवार, मरुकांतर अलग है ये। तो साथियों, यहाँ प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 1 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं मित्रों। आपके दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, बप्पा रावल की राजधानी थी। बप्पा रावल की राजधानी आपको बतानी है साथियों कि इनकी राजधानी का नाम क्या था। कैलाशपुरी, सारंगपुर, नागदा और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देखिए, इसका राइट आंसर प्रश्न नंबर 2 का वो रहेगा साथियों, बप्पा की जो राजधानी है वो नागदा थी। क्या थी? नागदा। देखिए, बप्पा रावल की अगर मैं बात करूं तो बप्पा रावल का कार्यकाल था 734 ईस्वी से 753 ईस्वी। और साथियों, राज प्रशस्ति के अनुसार इन्होंने, बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक थे मानमोरी, उनको हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। साथियों, अगर बप्पा के वास्तविक नाम की अगर बात करें तो इनका वास्तविक नाम था कालभोज। क्या नाम था साथियों? इनका वास्तविक नाम कालभोज था। ये भी आपको ये चीज़ें भी याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के संबंध में असत्य कथन है। असत्य कथन मित्रों, महाराणा प्रताप के बारे में आपको बताना है। विकल्प 1 है, जन्म इनका 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। इन्होंने 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो साथियों देखिए, क्वेश्चन तो एक है लेकिन 3-4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं इससे। कैसे? कि बिल्कुल इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था साथियों। 1572 ईस्वी में ये मेवाड़ के शासक बने थे। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का इनके द्वारा युद्ध लड़ा गया था। हालांकि जो कहीं जो विद्वान हैं वो यूँ भी बताते 18 जून की जगह 21 जून को
ये युद्ध हुआ था 1576, 21 जून 1576, लेकिन 18 जून ही अधिक औपचारिक माना जाता है। तो ये तीनों तो सत्य है और इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं था, इन्होंने अपने जीवन में कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। साथियों देखिए, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो आशा है आपको टेस्ट अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के साथ में मैंने इनकी व्याख्या भी, मतलब 20 क्वेश्चन है, लेकिन 20 क्वेश्चन में आप कम से कम 50 क्वेश्चन लेकर जाओगे। यहाँ से कम 50 क्वेश्चन तैयार करवा दूंगा। प्रश्न 4 है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने किसे पराजित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, मोहम्मद गोरी को, अलाउद्दीन खिलजी को और जयचंद को। तो साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताइए एक बार। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो साथियों, प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, और पृथ्वीराज तृतीय 1191 में मोहम्मद गोरी से लड़े थे। किससे लड़े थे साथियों? मोहम्मद गोरी से। तो इन्होंने 1191 में जो ये तराइन का प्रथम युद्ध था, मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। लेकिन मोहम्मद गोरी ने वापस 1192 में इनसे युद्ध किया, जो कि तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाया। क्या कहलाया? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय को हार का सामना करना पड़ा। और जीता कौन था 1192 में? मोहम्मद गोरी। तो साथियों, यहीं से चौहान राज्य का पतन हुआ था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि चौहान राज्य का पतन कब से हुआ था? जब पृथ्वीराज तृतीय ये मोहम्मद गोरी से 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में हारे थे। साथियों, तो यहाँ आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न 4 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं मित्रों, प्रश्न नंबर 5 की ओर। आपके 5वां क्वेश्चन क्या है, तो देख लेते हैं 5वें क्वेश्चन को। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसको जाता है? धार्मिक आंदोलन की शुरुआत किसने की, मतलब ये पूछा है। धन्ना जी ने, पीपा जी ने, जाम्बो जी ने और हरबू जी ने। तो साथियों, धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने वाले थे धन्ना जी। कौन थे साथियों? धन्ना जी। देखिए, इनका जन्म, धन्ना जी का जन्म राजस्थान के टोंक जिले में एक गांव पड़ता है, धुवन गांव। इस धुवन गांव में 1415 में इनका जन्म हुआ था साथियों, धन्ना जी का। ये आचार्य रामानंद जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे ये? आचार्य रामानंद जी के। तो यहाँ प्रथम विकल्प सही है साथियों, प्रश्न संख्या 5 में। मैंने कहा था कि भाई डिटेल में व्याख्या आपको बताने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। आपके 6वां क्वेश्चन आता है, राजस्थान की राधा किसको कहते हैं? राधा को, गौरीबाई को, मीराबाई को, संत रानाबाई को। तो राजस्थान की राधा कहा जाता है साथियों मीराबाई को। भाई राधा को तो राजस्थान की राधा कहेंगे नहीं, तो फिर किसको कहेंगे? मीराबाई को कहा जाता है। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों, प्रश्न संख्या 6 में। देखिए, अगर हम बात करें संत रानाबाई को, तो याद रखना है, संत रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। राजस्थान की दूसरी मीरा कौन है? संत रानाबाई। याद होना चाहिए साथियों। देखिए, इनका जन्म 1504 में वैशाख शुक्ल तृतीया को एक जाट परिवार में मकराना के पास एक गांव में पड़ता है हरनावा, वहां पर हुआ था साथियों। तो यहाँ आपका मीराबाई राइट है। संत रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 7। आपके 7वां क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 7 आपके आता है, राजस्थान में पुष्कर का मेला लगता है वैशाख शुक्ल तृतीया को, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, श्रावण शुक्ल तृतीया को और कार्तिक माह की पूर्णिमा को। तो साथियों, पुष्कर का मेला जो कि अजमेर में भरता है, ये कब लगता है साथियों? प्रश्न 7 में राइट आंसर बताना है। देखिए, राइट आंसर की अगर बात करें तो इनमें से कार्तिक माह की पूर्णिमा को ही पुष्कर का मेला लगता है। कब लगता है? कार्तिक माह की पूर्णिमा को। मित्रों, यहाँ पर आपका जो 4था विकल्प है वो सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखेंगे अब आपके 8वां क्वेश्चन। चलिए 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा वस्त्र पुरुषों का है? तो उस वस्त्र का चयन कीजिए जो पुरुषों का है साथियों। विकल्प है जामादानी, धोरावाली, अंगरखी और ओढ़नी। तो साथियों, पुरुषों का वस्त्र, देखो जो जामादानी वस्त्र है
जो दोहरा वाली वस्त्र है, जो ओढ़नी वस्त्र है, ये सभी स्त्रियों के परिधान हैं। किसके परिधान हैं? ये स्त्रियों के। लेकिन जो अंगरखी परिधान है साथियों, ये पुरुषों का परिधान है। किसका परिधान है? ये पुरुषों का ये परिधान है, पुरुषों का ये वस्त्र है अंगरखी, इसको पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। तो विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं साथियों। आपके 9वां क्वेश्चन क्या है? चलिए प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले गहनों में सम्मिलित नहीं है। मतलब वह कौन सा गहना है या आभूषण है जो स्त्रियां अपने सिर पर नहीं बांधती है? बोरला, लटकन, बोर और शीश फूल। तो मित्रों बात करें अगर स्त्रियों का वो कौन सा गहना है, तो देखो बोरला है, शीश फूल है, बोर है, फिर इसके अलावा रखड़ी भी आती है, इसके अलावा टिकड़ा भी आता है। ये स्त्रियां कहाँ पर बांधती है? सिर पर। लेकिन जो लटकन वाला ऑप्शन है, लटकन जो ऑप्शन है साथियों, ये कानों में बांधा जाता है। कहाँ बांधा जाता है? लटकन कानों में बांधा जाता है। कानों में और भी अन्य कई सारी चीज़ें होती है साथियों, जैसे कर्ण फूल है, पीपल पत्रा है, फूल झुमका है, अंगोटिया है, झेला है, लटकन है, टोटी है, ये चीज़ें कानों में बांधी जाती है। तो यहाँ आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 9 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 10 को। तो आपके 10वां क्वेश्चन क्या है? बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। मरुभूमि में बना हुआ धानवन दुर्ग का उदाहरण है। कौन सा दुर्ग धानवन का उदाहरण है जो मरुभूमि में बना हुआ है? सिवाना का दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग, बीकानेर का जूनागढ़ और गागरोन का दुर्ग। तो गागरोन में तो कोई मरुभूमि है नहीं, क्योंकि गागरोन कहाँ पर है? झालावाड़ में। और ये तो एक जल दुर्ग है साथियों, जिसको ओदुक दुर्ग भी कहते हैं। जल दुर्ग कह दो या ओदुक दुर्ग कह दो। जो बीकानेर का जूनागढ़ है साथियों, ये बीकानेर का जूनागढ़ साथियों, ये पारिक दुर्ग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? पारिक। और जो सिवाना का दुर्ग है, सिवाना का दुर्ग, ये साथियों वन दुर्ग के अंतर्गत आता है। सिवाना का दुर्ग किसके अंतर्गत आता है? वन दुर्ग के अंतर्गत। जबकि अगर हम बात करें धानवन दुर्ग की, तो जैसलमेर का दुर्ग धानवन दुर्ग है साथियों, जो मरुभूमि में बना हुआ है। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे बढ़ेंगे साथियों। 11वां क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों, कंगुरों के विचारों से एट्रिस्कन वास्तु से की है? तो साथियों यहाँ पर आपके सामने विकल्प आते हैं रणथंबोर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, तारागढ़ का किला और कुंभलगढ़ दुर्ग। राइट आंसर बताना है साथियों प्रश्न संख्या 11 में। मित्रों इसका जो राइट आंसर आता है, कर्नल जेम्स टोड ने कि भाई वो दुर्ग बहुत ही सुदृढ़ है, सुदृढ़ प्राचीरें दीवारें बनी हुई हैं, बुर्ज कंगूरों के विचारों से एट्रिस्कन वास्तु से की है। तो उस दुर्ग का नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कि कहाँ पर स्थित है साथियों? राजसमंद में स्थित है। ये दुर्ग कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में। मित्रों कुंभलगढ़ दुर्ग की एक खास बात यह है कि इस दुर्ग की जो परकोटा है इसका, वो 36 किलोमीटर लंबे परकोटों से ये दुर्ग घिरा हुआ है साथियों। ये एक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज चीज है साथियों। और इस दुर्ग का जो प्रमुख शिल्पी था वो मंडन था। कौन था? मंडन। तो साथियों यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है। बाकी रणथंबोर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, इनके बारे में ये बात नहीं की गई है। सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है साथियों? बाड़मेर में स्थित है। रणथंबोर दुर्ग कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। फिर तारागढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है साथियों। ये भी नॉर्मली आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 12। तो 12वां क्वेश्चन आपके आता है, किस दुर्ग का संबंध चांदी के गोलों से है? चूरू का किला, अकबर का दुर्ग, लालगढ़ दुर्ग और भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो साथियों चांदी के गोले, नाम याद आ गया होगा चांदी के गोले लेते ही, कि चांदी के गोलों का संबंध चूरू दुर्ग से है। कौन से किले से है? चूरू के किले से। साथियों इस दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा 1739 में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। मित्रों इस दुर्ग के बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था
तो यहाँ के ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया, लेकिन उसके कारण अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेके इन्होंने इस चूरू दुर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दी। अब यहाँ पर इन्होंने तोपों से बारिश की अंग्रेजों ने, इसलिए यहाँ के जो दुर्गवासी थे इन्होंने भी आक्रमण किया और उनके ऊपर तोपों की बारिश की। लेकिन उनके पास में जब तोपों के लिए गोले खत्म हो गए तो इस दुर्ग के अंदर जो नगरवासी स्थित थे सेठ साहूकार लोग, उन्होंने वहाँ से चांदी को इकट्ठा करके और चांदी के गोलों का निर्माण किया और उस चांदी के गोलों को उन अंग्रेजों के ऊपर बरसाया। इस चीज़ को देखते हुए जब उन्होंने देखा कि यार चांदी के गोले हमारे ऊपर ये बरसा रहे हैं, तो वो हैरान रह गई शत्रु सेना। इसलिए उन्होंने वहाँ की जो जनता थी उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उस दुर्ग से घेरा भी उठा लिया था। साथियों, प्रश्न नंबर 12 में प्रथम विकल्प सही है। इसकी नॉर्मली जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 13। साथियों, ये सभी चीज़ें RBSC की बुक्स से मैंने ली है। 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, जैन मंदिर देलवाड़ा, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर और हर्ष माता मंदिर आभानेरी दौसा। तो साथियों देखिए, राजस्थान का खजुराहो प्रश्न नंबर 13 में राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू के मंदिर बाड़मेर को। विकल्प नंबर 3 आपका सही है। साथियों देखिए, जैन मंदिर देलवाड़ा में है, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है और हर्ष माता मंदिर आभानेरी दौसा में है। ये चीज़ भी आपको याद होना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन भी यहाँ से आपके तैयार हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। आपके 14वां क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी, चंग नृत्य पुरुषों द्वारा होली के दिनों में शेखावटी क्षेत्र में, फिर अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के पुरुषों द्वारा कतरिया सर गांव में, और बम नृत्य जालोर में। तो साथियों राइट आंसर बताना है प्रश्न संख्या 14 का। मित्रों, प्रश्न संख्या 14 में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों बम नृत्य जो है वो जालोर में नहीं किया जाता, बल्कि भरतपुर और अलवर क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? भरतपुर और अलवर क्षेत्र में। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा आपका प्रश्न 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 देखेंगे मित्रों। आपके प्रश्न 15 है, तो चलिए तो साथियों प्रश्न नंबर 15, यूनेस्को द्वारा कौन से नृत्य को अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया एवं जिसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो है? भवाई नृत्य, कालबेलिया नृत्य, वालर नृत्य और 13 तालही नृत्य। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका कालबेलिया नृत्य। दूसरा विकल्प देखिए, कालबेलिया नृत्य को सन 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था साथियों। और इस नृत्य के जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो कौन है? गुलाबो, क्योंकि गुलाबो ने ही इस नृत्य को देश विदेश में पहचान दिलाई थी। इसलिए दूसरा विकल्प यहाँ सही है प्रश्न 15 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 16। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर। 2.5 दिन का झोपड़ा मूल रूप से एक संस्कृत महाविद्यालय था, एक शिव मंदिर था, एक उद्यान था और एक छोटा गांव था। तो साथियों 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि राजस्थान के अजमेर में बना हुआ है, तो ये मूल रूप से एक संस्कृत महाविद्यालय था। इस संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण साथियों विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था साथियों। बाद में इसे मोहम्मद गोरी के जो एक सेनापति थे जिसका नाम था ऐबक, ऐबक ने इसे मस्जिद में तब्दील करवा दिया था साथियों। इसलिए यहाँ आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 16 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 देखेंगे साथियों। चलिए 17वां क्वेश्चन पे है। ये देखिए प्रश्न 17। देखिए 17वें क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें हो रही है। एक क्वेश्चन है लेकिन 4-5 चीज़ें क्लियर होगी। भरतपुर में स्थित केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जो 1971 में संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य बना और जिसे 1985 में विश्व धरोहर भी घोषित किया गया, में लगभग कितनी प्रजातियों के पक्षी देखे जा सकते हैं? 150, 230, 400 और 90। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर बताइए प्रश्न 17 का राइट आंसर क्या रहेगा? मित्रों लगभग यहाँ 230 प्रजातियों के पक्षी देखे जा सकते हैं। देखिए पहली चीज़ कि केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर में। 1971 में इसे संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया
1985 में से विश्व धरोहर की सूची भी घोषित किया गया साथियों, और इसमें कुल 230 प्रजातियों के पक्षी देखे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाती है यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 मित्रों, 18वां क्वेश्चन है, विजय स्तंभ जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है, जिसका निर्माण 1440 से 48 के मध्य हुआ, के निर्माण में प्रयोग किया गया। काले पत्थर और हरे संगमरमर, लाल संगमरमर और सफ़ेद पत्थर, सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर और उपरोक्त सभी। तो साथियों विजय स्तंभ की बात करें तो विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इन्होंने मुस्लिम शासक को हराकर, मालवा के मुस्लिम शासक थे, उसके उपलक्ष्य में उस जश्न मनाने के लिए इसका निर्माण किया था साथियों। ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। 8 साल लगे इसको बनाने में, और इसको बनाने में साथियों लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न 18 में। चलिए नेक्स्ट सेकंड लास्ट प्रश्न नंबर 19, इसके बाद अंतिम क्वेश्चन बचेगा। कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित थी? चंबल, आहड़, बेड़ज और सरस्वती। तो साथियों कालीबंगा सभ्यता ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी, जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 19 में। कालीबंगा जो सभ्यता है साथियों, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में। चलिए 20वां और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे हम मित्रों। तो 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है टोंक को, श्री गंगानगर को, उदयपुर को और जयपुर को। तो साथियों राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहेंगे? वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन आप दे सकते हो साथियों। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है, श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार कहते हैं। क्वेश्चन एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिस पर आपको डाउट होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि इसका आंसर मैंने गलत बताया, सारे के सारे आंसर मैंने बिल्कुल सही बताए हैं, आरबीएससी की बुक्स के आधार पर बताए गए हैं। फिर भी आप डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जा सकते हो मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। 8 बजे वाली क्लास जरूर अटेंड करें। 100 क्वेश्चन है 11, 12 जो एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो साइकोलॉजी की बुक है उससे पूरे 100 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, तो जरूर अटेंड करिएगा मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल बना हुआ है स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से, वहाँ से आपको निःशुल्क मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी साथियों को प्यार भरा धन्यवाद।